हाँ, तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो हमारा, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ टू एनस। न्यूट्रिशन यानी कि डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर जाकर फिनिश होता है, ख़त्म होता है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जे की शेप में होता है, ये हमारा जे की शेप में होता है इस तरीके से। और इसके नीचे यहाँ पर ये हमारा स्टोमक हो गया, यहाँ पे ये पैनक्रियाज जो लीफ की शेप की होती है, पत्ती की शेप की होती है। ये हमारा है ईसोफेगस, OESO, ईसोफेगस। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप। ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। यहाँ हमारा माउथ हो गया, MOUTH, माउथ। ठीक, ये हमारा हो गया स्टोमक, स्टोमक। और स्टोमक के नीचे ये हमारा हो गया पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज में के पास में ही यहाँ से ये एक डक्ट होती है जो गैल ब्लैडर की तरफ को जाती है, गैल ब्लैडर होता है इसमें। और गैल ब्लैडर के पास में यहाँ पे होता है लीवर, लीवर जो होता है आपका लीवर, LIVER, लीवर होता है। ये लीवर होगा। लीवर बाइल जूस रिलीज करता है। और ये आपका गैल ब्लैडर, गैल ब्लैडर हो गया। गैल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस स्टोर होता है जो लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। लीवर रिलीज करता है बाइल और या बाइल जूस, और बाइल जूस गैल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहता है। और इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। ये है, ये आपको हो गया बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। ठीक, अब यहाँ से ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, इसे डिओडेनम बोलते हैं। और यहाँ पे होता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरीके से बनाएंगे इसको। इस तरीके से यहाँ से अपेंडिक्स होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है अपेंडिक्स। और फिर यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, आराम आराम से इस तरीके से हम इसको, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया जो यहाँ ऊपर से आया। ये है हम स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, और ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका हो गया अपेंडिक्स बोलते हैं इसे, अपेंडिक्स हो गया। ठीक, और ये आपका यहाँ पे हो गया एनस। एनस के जस्ट ऊपर होता है रेक्टम। क्या होता है? रेक्टम। और सबसे लास्ट में होता है एनस।
हाँ, तो अब देखिए, अब इसको शुरू से लेते हैं। माउथ सैलाइवा प्रोड्यूस करता है और सैलाइवा के अंदर होता है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज सैलिवरी एमाइलेज के अंदर होता है टाइलिन नाम का एंजाइम। टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। यहाँ पर स्टार्च को शुगर में चेंज करता है। टाइलिन नाम का एंजाइम स्टार्च को माउथ के अंदर शुगर में चेंज कर देता है और फिर वो वहाँ से शुगर में चेंज होने के बाद में ये फूड माउथ से ईसोफेगस से होता हुआ स्लिप डाउन टू द स्टोमक पहुंच जाता है। स्लिप होकर के फिसल करके स्टोमक के अंदर पहुंच जाता है और स्टोमक के अंदर लगभग ये 2 या 3 घंटे तक रेस्ट करता है। रेस्ट का मतलब यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। तो जो हमारा इसकी स्टोमक की वॉल होती है, ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस पेप्सिन और प्लस म्यूकस, ये इनर वॉल ऑफ द स्टोमक रिलीज करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस को रिलीज करती हैं। HCl इस स्टोमक के जो फूड होता है उसको एसिडिक बनाता है। एसिडिक इसलिए बनाता है कि जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है, ये पेप्सिन नाम का एंजाइम ये HCl की प्रेजेंस में ही काम करता है, यानी कि HCl की एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होता है पेप्सिन नाम का एंजाइम, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और HCl का एक काम तो ये हो गया कि इसको एसिडिक बनाता है। दूसरा काम HCl का ये होता है कि जो कोई भी बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, स्टोमक के अंदर पहुंच जाते हैं, तो उसको किल करता है। HCl किल्स द बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स। एंड म्यूकस होता है, म्यूकस हमारे इस HCl के बैड इफेक्ट से बचाता है। जो ये एक हमारी जो इनर वॉल होती है स्टोमक की, उसके चारों तरफ एक पेंट की तरह काम करता है और फिर वो ये HCl के बैड इफेक्ट से हमें म्यूकस बचाता है। इसके बाद में जब यहाँ खाना डाइजेस्ट होता है, यहाँ पर खाना पार्शली डाइजेस्ट होता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर यहाँ से वो खाना जो फूड होता है वो जब ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफर होता है यहाँ से डिओडर्म से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुँचेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के में पहुँचते समय खाना पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक जूस होता है। पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर पेनक्रियाटिक एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है और तुम्हारा ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये होते हैं इसके अंदर, और जो एमाइलेज होता है ये आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ये एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज, ये हाँ पेनक्रियाटिक एमाइलेज। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और एक होता है लाइपेज नाम का एंजाइम होता है इसके अंदर, पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है। पेनक्रियाटिक लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट होता है उसको डाइजेस्ट करता है। लाइपेज नाम का एंजाइम होता है, ये इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। अब यहाँ जाइए, ये हमारा लीवर है। लीवर बाइल जूस रिलीज करता है जो गैल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहता है। गैल ब्लैडर से बाइल जूस और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस, दोनों के दोनों एक साथ इस डिओडेनम के यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते रहते हैं फूड के साथ। जो बाइल जूस
नेचर में बेसिक होता है, यानी कि ये यहाँ के जो फूड है उस फूड को एल्कलाइन बनाता है, फूड को एल्कलाइन बनाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, टोटल फूड का डाइजेशन हो जाता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता है टोटल, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन भी बोलते हैं, यानी कि सारा जो भी खाना लिया है हमने, फूड लिया है, उसका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। समझ में आया? अब इसमें क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये भी इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है। इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है। इसके अंदर ये इसको कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज में डाइजेस्ट कर देता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है जो इंटेस्टाइनल जूस होता है। और इसमें जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और जो यहाँ पे क्या कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, और आपका बच्चा फैट, जो फैट होता है फैट को चेंज कर देता है। इमल्सिफाइड फैट होती है, इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ग्लिसरॉल टूट जाता है। इस तरीके से हमारा यहाँ तक, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन पूरा हो जाता है, यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब यहाँ के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो फूड है हमारा, और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन जो डाइजेस्ट हो गया है उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फिर उस एब्जॉर्ब फूड को ब्लड के अंदर, यहाँ पे इसके पास में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स होती हैं, जो डाइजेस्टेड फूड उस ब्लड में मिक्स होकर के बॉडी के अदर पार्ट्स को भेज दिया जाता है जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब ये इसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पूरे कंप्लीट फूड का डाइजेशन होता है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी ज़्यादा मात्रा में होगा, इसलिए ज़्यादा मात्रा के लिए क्या है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको एक अलग तरीके से स्पेशलाइज डिज़ाइन किया गया है। जो ये इसको अगर हम यहाँ से काट करके देखें तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके से दिखाई देगी। इसमें अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। किस तरह के होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विली, VILLI विली। क्या बोलते हैं इसे? विली बोलते हैं, जो हमें एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है। विली एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, विली को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और ये फिंगर प्रोजेक्शन एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्ब फूड को ब्लड में मिक्स कर दिया जाएगा, और फिर ब्लड उस फूड को जहाँ रिक्वायरमेंट होती है उसको वहाँ पर पहुँचा देता है। इसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, अनडाइजेस्टेड फूड या एक्सेस वाटर बचता है, वो ट्रांसफर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उस फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहाँ पर अपेंडिक्स भी होती है, जहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एक दूसरे से जॉइंट होती हैं, तो वहाँ पे एक अपेंडिक्स होता है। फिलहाल हमारी बॉडी में अपेंडिक्स का कोई खास रोल नहीं है। तो उसके बाद हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ केवल एब्जॉर्प्शन होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। वो यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड बच गया था उसको, और एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद में जो हमारा रिमेनिंग बचता है, रिमेनिंग फूड को यहाँ पर हम वेस्ट मटेरियल कहेंगे। वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो इस लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा? रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाएगा। रेक्टम जो होता है ये जस्ट एनएस से जस्ट ऊपर की तरफ होता है। रेक्टम के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट
रेक्टम के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि या स्टूल जिसे बोलते हैं स्टूल, वेस्ट प्रोडक्ट, WAST, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि स्टूल या फीसिस भी कह देते हैं, वो यहाँ पर स्टोर होता रहता है रेक्टम के अंदर। और समय आने पर, टाइम आने पर ये थ्रू एनएस के थ्रू उसे बॉडी से बाहर इन द टॉयलेट में उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यानी कि टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू एनएस के थ्रू हम इस वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट या स्टूल जिसे फीसिस भी बोलते हैं, ये सॉलिड के रूप में होता है। जो यहाँ पे हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो सॉलिड के रूप में होता है। इस तरीके से ये हमारा एनएस के थ्रू इसको वेस्ट प्रोडक्ट को या वेस्ट मटेरियल को या स्टूल को बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स ये कंप्लीट होता है इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि अगर आपको इसमें कोई दिक्कत, परेशानी या कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके उसका आंसर मालूम कर सकते हैं।